फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर नंबर 1 होगा। इससे पहले हम बात किए थे डिटर्मिनेंट्स के थ्योरम खत्म कर चुके थे और उसके बाद केसी सिन्हा के सॉल्यूशन देखे थे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखे थे। डिटर्मिनेंट्स हम खत्म कर चुके थे। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। क्लास 12 में अलजेब्रा के अंतर्गत 2 टॉपिक आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स हम खत्म कर चुके हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। अगर आप डिटर्मिनेंट्स के एक भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट के हम लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में जितना सारा पढ़ा है बेसिक हम वह सभी को ध्यान में रखिएगा तो मैट्रिक्स आपको अच्छा से पढ़ने में मन लगेगा, अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चलो हम चलते हैं मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसके बारे में चर्चा करें तब स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हम पढ़े थे। डिटर्मिनेंट्स का निर्माण जब होता है जब स्क्वायर फॉर्म होता है, यानी डिटर्मिनेंट्स के डिफिनेशन में देखे थे, डिटर्मिनेंट्स इज एन स्क्वायर अरेंजमेंट, यानी स्क्वायर के रूप में अरेंजमेंट होता है। लेकिन हम मैट्रिक्स में बात करेंगे तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो एक बात आपको हो गया क्लियर, जो डिटर्मिनेंट्स होता है जो स्क्वायर रूप में अरेंजमेंट होता है, लेकिन मैट्रिक्स में बात करें तो मैट्रिक्स किस रूप में होता है, रेक्टेंगुलर का अरेंजमेंट होता है। दूसरा बात है डिटर्मिनेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है तभी डिटर्मिनेंट्स का निर्माण होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। रो और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2 बात हो गया। और इसके बाद हम मैट्रिक्स में क्या चीज पढ़ना है, तो जो चीज हम डिटर्मिनेंट्स में पढ़े हैं वही चीज मैट्रिक्स में पढ़ना है, थोड़ा बहुत अलग है। इसीलिए हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, तभी लेक्चर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलो हम चलते हैं मैट्रिक्स पर। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन के पहले बात करेंगे तो मैट्रिक्स होता क्या है। तो पहले बोल देते हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन बोलेंगे हम तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर या एक्सप्रेशन इन क्लोज टू ब्रैकेट, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन रो या कॉलम के रूप में लिख देने से किस चीज का निर्माण होता है, मैट्रिक्स का निर्माण होता है। लेकिन वही हम डिटर्मिनेंट में क्या पढ़े थे, डिटर्मिनेंट इज इन ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन क्लोज टू ब्रैकेट, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन लिख देने से किसका निर्माण होता है, डिटर्मिनेंट्स का निर्माण होता है। तो डिटर्मिनेंट्स एक एक्सप्रेशन है, लेकिन मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। तो डिफिनेशन लिखते हैं मैट्रिक्स के, यहाँ पर टॉपिक दिख रहा होगा, इसका डिफिनेशन की बात करेंगे हम तो डिफिनेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। तो मैट्रिक्स के डिफिनेशन लिख सकते हैं, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर या क्वांटिटी या एक्सप्रेशन इन 2 क्लोज ब्रैकेट। कहता है मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है, एक आयताकार रूप में सजा होता है ऑफ नंबर, कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन। नंबर की बात करेंगे तो नंबर का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या हो गया, नंबर हो गया। एक्सप्रेशन का बात करेंगे तो इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजक। आप 5 या 6 का पढ़े, व्यंजक क्या है, तो x² प्लस x प्लस 1 या x प्लस 1 या x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3, ये सभी एक व्यंजक हो गया। इसी को व्यंजक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं। इन 2 क्लोज ब्रैकेट, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर यह कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन व्यंजक लिख देने से किससे का निर्माण होता है, मैट्रिक्स का निर्माण होता है। लेकिन रो और कॉलम के रूप में लिखना है।
तो हम मैट्रिक्स में बताए थे रो और कॉलम के रूप में, दो वर्टिकल लाइन के रूप में लिख देने से डिटरमिनेंट का निर्माण होता है, लेकिन दो क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिख देने से किसका निर्माण होता है? मैट्रिक्स का निर्माण होता है। एक पॉइंट और लिखते हैं हम, इसके बाद हम उसको हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जब समझाएंगे तो बताएंगे, लेकिन एक पॉइंट आपको वो भी लिख रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। लिख रहे हैं मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स रखता है एम रो एन कॉलम। तो हम बताए डिटरमिनेंट भी बताए हैं, कोई डिटरमिनेंट एम रो रखता है या एन कॉलम रखता है, तो उस डिटरमिनेंट को हम कह सकते हैं एम बाई एन ऑर्डर के डिटरमिनेंट। उसी प्रकार मैट्रिक्स में भी कोई रो या कोई कॉलम, मतलब रो एम रख सकते हैं और एम को रो रख सकते हैं, एन को कॉलम रख सकते हैं, तो उसे एम बाई एन ऑर्डर के हम तो क्या कर मैट्रिक्स कर सकते हैं। वही लिख रहे हैं मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हैज एम रो and n column, then it is called m by n order matrix, matrix। यानी m क्रॉस है, m क्रॉस n को क्या पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट बताए, यह क्रॉस है उसे बाई पढ़ते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं रीड एज पढ़ा जाता है m बाई n। एक और बात ध्यान देना, डिटरमिनेंट के हम जब डिफिनेशन लिखाए तो बताए थे डिटरमिनेंट किससे सूचित करते हैं? डिनोटेड बाई डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट्स को डेल्टा या डी से सूचित करते हैं, लेकिन हम मैट्रिक्स में बात करेंगे तो मैट्रिक्स में को सूचित करने के लिए कोई भी अल्फाबेट लेटर यानी मतलब 1 से 26 तक लेटर होता है, वह कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर की यूज कर सकते हैं। तो वही लिखते हैं यहाँ पर इट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर, एनी कैपिटल लेटर ए बी सी डी डॉलर, यानी एबीसीडी में कोई भी कैपिटल लेटर से इसको मैट्रिक्स को सूचित कर सकते हैं। एक पॉइंट लिखे हैं मैट्रिक्स है एम रो, अगर कोई मैट्रिक्स एम को रो रखता है और एन को कॉलम रखता है तो देन इट इज कॉल्ड एम बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी वह मैट्रिक्स होगा जो एम बाई एन ऑर्डर के मैट्रिक्स हम वो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साइन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स किस साइन के अंदर लिखा जाता है। डिटरमिनेंट में बात किए थे तो डिटरमिनेंट में दो वर्टिकल लाइन में लिखा जाता था, लेकिन इसमें कहते हैं दो क्लोज ब्रैकेट के अंदर। तो कौन सा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ मैट्रिक्स, साइन ऑफ मैट्रिक्स। तो साइन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, तो साइन ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स को किस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो हम बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स आप बिग ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं या दो वर्टिकल लाइन के बीच भी लिख सकते हैं। और यह तीनों साइन के अंतर्गत इसके अंदर कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन, इसके भी अंदर कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन, इसके भी अंदर कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन लिख देने से किसका निर्माण होगा? मैट्रिक्स का निर्माण होगा। जैसे में एग्जाम्पल में बात करेंगे, हम एग्जाम्पल में यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे में यह एक मैट्रिक्स हो गया, यह मैट्रिक्स का साइन हो गया। इस मैट्रिक्स के अंतर्गत कोई नंबर या कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो मान लेते हैं हम लिखते हैं 3, 5, 7, 8, 9 -2, यही नंबर लिखे हैं। तो यह नंबर हुआ, यानी यह जो दो ब्रैकेट के अंदर यह कोई कुछ नंबर लिखे हैं। तो इस कुछ नंबर मिलाकर किसका निर्माण किया? मैट्रिक्स का निर्माण किया। अब कहिएगा सर रो और कॉलम के ही रूप में लिखा जाएगा। तो हम बताए हैं डिटरमिनेंट बनाया तभी
जब भी डिटरमिनेंट्स या मैट्रिक्स का निर्माण होगा जब रो और कॉलम के रूप में लिखा हो। लेकिन रो और कॉलम के रूप में लिखते हुए भी रो और कॉलम पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। जैसे में बात करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो ये तो रो और कॉलम के रूप में है, लेकिन रो और कॉलम पूर्ण रूप से भरा नहीं है, तो यह नहीं मैट्रिक्स का निर्माण करेगा नहीं डिटरमिनेंट्स का निर्माण करेगा। इसीलिए जब भी लिखेंगे दो वर्टिकल लाइन या दो ब्रैकेट के अंदर तो रो और कॉलम के रूप में लिखेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से रो और कॉलम भरा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे रो और कॉलम के बारे में। तो डिटरमिनेंट पढ़ा चुके, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, और रिपीटेड हम ये भी कह देते हैं। रो उसे कहते हैं जब हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट्स आता है उसे रो कहा जाता है, जो वर्टिकल लाइन में जो भी एलिमेंट्स आता है उसे कॉलम कहते हैं। यानी इस लाइन के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आएगा उसे रो कहेंगे। क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और इस लाइन के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आएगा उसे क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। COLM कॉलम कहेंगे। अब कहिएगा रो भी कितना सारा हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। हाँ, रो भी कितना सारा हो सकता है, कॉलम भी कितना सारा होगा। यानी रो भी कितना अनंत हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन कॉलम भी बहुत सारा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कितना रो है कितना कॉलम है, उसी से आपको क्रिएट यानी निर्माण होगा, ऑर्डर का निर्माण होगा। इसीलिए रो और कॉलम को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ऑर्डर के निर्माण कर पाएंगे। अब ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑर्डर होता क्या है, तो हम बताएं डिटरमिनेंट्स में ऑर्डर क्या होता है। जब रो और कॉलम को गिनते हैं तो रो और कॉलम को जो गिनते हैं तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या को ही क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। यहाँ फिर से लिख देते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। यानी रो की संख्या गुने कॉलम की संख्या, लेकिन इस गुने को क्या पढ़ा जाता है, बाई पढ़ा जाता है। यहाँ पे लिख दिया है रीड एट m बाई n, यानी इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर बराबर। आप बात करेंगे इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, तो इसको चेक करने के लिए हम बताए हैं रो किस प्रकार चेक करेंगे। तो रो चेक करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी लाइन के रूप में लिखा रहेगा उससे रो कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन के रूप में जिस तरह लिखा रहेगा उसे कॉलम कहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में कितना नंबर लिखा है, तो 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, -2 लिखा है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बात करेंगे तो 3 5 है, एक में 7 8 है, एक में 9 -2 है। यानी कितना लाइन खींचा है, 3 लाइन खींचा है हॉरिजॉन्टल, तो और रो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम क्या है, तो जो वर्टिकल लाइन के रूप में जितना नंबर लिखा हो उसे क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। यानी वर्टिकल लाइन ए हो गया, तो वर्टिकल लाइन पहला ये होगा दूसरा ये होगा, इसमें कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, यानी 2 वर्टिकल लाइन है, तो कॉलम कितना होगा, 2 होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इसका 3/2 ऑर्डर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रो और कॉलम कैसे पता करते हैं। तो रो और कॉलम पता नहीं रखे, ऑर्डर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन आज नहीं रहेगा तो बता देते हैं। जब भी कहेगा रो और कॉलम या ऑर्डर पता करने के लिए, तो ऑर्डर पता करने के लिए कहेगा तो पहले रो के गिनना पड़ेगा, तब कॉलम के गिनना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको गिनना ऐसे यानी में कितना लाइन है, तो 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, तो 3 लिख देना है। फिर इसके बाद ऐसे आने में क्या हो लाइन है, 2 लाइन है, तो 3/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गया। अब हम रो की बात करेंगे तो जब भी रो को कहेगा गिनने के लिए तो नीचे से ऊपर गिनना है, क्या वो एलिमेंट्स है, नीचे से ऊपर गिनना है, सॉरी ऊपर से नीचे गिनना है, क्या वो एलिमेंट्स है, वही क्या होता है, रो होता है। लेकिन कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम में लेफ्ट से राइट गिनेंगे, क्या वो एलिमेंट्स है, वही क्या होगा, सॉरी कॉलम होगा। तो रो की बात कर रहे हैं तो हम रो में कह रहे हैं ऊपर से नीचे गिनने के लिए क्या वो एलिमेंट्स है, ऊपर से नीचे गिनने
1 2 3 4 5 6, लेकिन एक ही तरफ गिनना है। तो 1 2 3 3 गो है, यानी इसमें क्या है 3 गो रो होगा। अब कॉलम बता है तो कॉलम में लेफ्ट से राइट का है गिनने के लिए, यानी इधर से इधर का है गिनने के लिए, बायां से दायां की ओर। तो क्या हुआ 1 2, यानी कॉलम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना, आप कहिएगा सर इसका मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, आपको दिमाग में बड़ा होगा। तो मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा, मान के चलिए मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको गलत तो होवे करेगा, लेकिन एक चीज का निर्माण होगा। क्योंकि मल्टीप्लाई धोखा से हो भी जाता है, तो एक चीज आपको पता चल जाएगा, एक चीज का निर्माण हो जाएगा न्यू चीज का, वह है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी मान के चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई आप कर भी देते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा, एक नया चीज का निर्माण हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी इसके अंतर्गत मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स के अंतर्गत कितना सारा एलिमेंट्स है, कितना सारा तत्व है, या कितना सारा इंटीज है, वही पता चल जाएगा। यानी 3 5 7 8 9 -2 ये सभी है ना, तो क्या वो नंबर है वह पता चल जाएगा इसके अंतर्गत, इसको गुना करने से। मान लीजिए यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं, तो 3 दूना 6 होता है, तो इसके अंतर्गत 6 ही एलिमेंट्स होगा, 6 से नहीं ज्यादा होगा नहीं कम होगा, इसीलिए इसको गुना कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। जैसे मैं गिनिए इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एलिमेंट्स है, तो इसीलिए इसको गुना नहीं करना है, इसको इस तरह लिखवे करते हैं 3 × 2, यानी इसको पढ़ते क्या है 3/2, 3/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ऑर्डर मैट्रिक्स, 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। एंड 3/2 ऑर्डर का क्या है मैट्रिक्स है। आप एक पॉइंट और लिख देते हैं, आपको बताए अगर गुना कर देते हैं किसका निर्माण हो जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का निर्माण, तो वही लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। आगे क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए तो रो गुने कॉलम को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। अब इसे नोट करो, इसके बाद हम बात करेंगे और डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसके बाद बात करेंगे हम इसके डायगोनल के बारे में, तब टाइप्स होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसे नोट करो, हम आगे चलते हैं। आप देखते हैं डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। तो टॉपिक क्या लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वही हम बात करें। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स, तब यहाँ पे लिखते हैं क्या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, यहाँ पर मैट्रिक्स। यानी डिटरमिनेंट्स में कौन कौन सा प्रोसेस है और मैट्रिक्स में कौन कौन सा प्रोसेस है वो हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस की बात करेंगे, तो डिटरमिनेंट्स में क्या होता है। तो डिटरमिनेंट्स पता है यह स्क्वायर एलिमेंट होता है, यह रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, एक पॉइंट यह हो गया। एक पॉइंट क्या बताया थे, डिटरमिनेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, लेकिन मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। और एक दूसरा बात क्या है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, लेकिन
हम मैट्रिक्स के वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है। आप कहिएगा सर क्यों, किस प्रकार नहीं किया जा सकता है? तो हम बताएंगे आगे चलकर। अगर मैट्रिक्स को हम वैल्यू कहेगा निकालने के लिए तो उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके तब निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट में किस प्रकार हम करेंगे कन्वर्ट? तो हम बताए हैं, जब केसी सिन्हा हम एनसीईआरटी बताए चैप्टर तो बताए डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ उसका साइन हटाकर उसका साइन न्यू साइन लगा दीजिए, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर को कोई चेंज नहीं करना है, यानी उसका कोड हटाकर दूसरा कोड पहना दीजिए, वही आदमी हो जाएगा। इसीलिए अगर डिटरमिनेंट से कहता है मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए, मैट्रिक्स से कहता है डिटरमिनेंट में चेंज करने के लिए, तो सिर्फ दोनों का कोड अदला बदली कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। इसका अंतर हम कहते हैं। तो यह क्या है डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट में अंतर 3 बता दिया। इसके बाद डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन यह क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। इसके बाद हम बात करें वैल्यू निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट में को हम सूचित करते हैं डेल्टा एंड डी से, लेकिन उसी में मैट्रिक्स को किसी अल्फाबेट लेटर से यानी ए बी सी डी किसी कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। वही सभी लिख देना हो जाएगा इसका डिफरेंस में। तो लिखेंगे डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट एंड एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट डिटरमिनेंट क्या है? एक्सप्रेशन है। इसको पहला पॉइंट में लिखेंगे एंड अरेंजमेंट। यह क्या है? एक्सप्रेशन है। यह क्या है? अरेंजमेंट है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? देखो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकाला जाता। तो लिखेंगे हैज वैल्यू फाइंड और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्या लिखेंगे? हैज वैल्यू नो फाइंड। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? देखो तीसरा पॉइंट में लिखेंगे यह स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। यह किस रूप में अरेंजमेंट होता है? या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो लिखेंगे डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट, SQUARE अरेंजमेंट, RANGEMENT अरेंजमेंट। यह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इट इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट। इसमें लिखेंगे इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, RECTANGULARANGEMENT। यानी हम किस 3 पॉइंट लिखे हैं? यह एक्सप्रेशन होता है, यह अरेंजमेंट होता है, यह इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। इसके बाद यह स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, यह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अब क्या है चौथा पॉइंट में? चौथा पॉइंट में बताया साइन। इसका साइन क्या है? साइन ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी साइन ऑफ डिटरमिनेंट, साइन ऑफ डिटरमिनेंट। साइन ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का साइन बताया, 2 वर्टिकल लाइन के अंदर कोई भी नंबर लिख दीजिए या कोई एक्सप्रेशन लिख दीजिए, किसका निर्माण होता है? डिटरमिनेंट का निर्माण होता है। तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट इस तरह होता है। लेकिन मैट्रिक्स में बात करेंगे तो थोड़ा देर पहले बताया था 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो 3 ब्रैकेट होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक बिग ब्रैकेट और या 2 वर्टिकल लाइन के अंतर्गत लिख दीजिए। तो साइन ऑफ मैट्रिक्स, साइन ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या है? एक ए ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट या एक 2 वर्टिकल लाइन के बीच में कोई नंबर लिख दीजिए। पंचम पॉइंट की बात करेंगे तो पंचम पॉइंट में क्या होगा? तो डिटरमिनेंट्स को किस तरह सूचित करते हैं और मैट्रिक्स को किस प्रकार सूचित करते हैं?
तो डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा या डी से चूज करते हैं और इसको किस तरह से चूज करते हैं, एनी कैपिटल लेटर से। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड डी। डेल्टा एंड डी से चूज करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए बी सी डी, यानी किसी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। यही डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। फिर एक बार बोल देते हैं, डिटर्मिनेंट्स एक एक्सप्रेशन हो गया, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाला जा सकता है, मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, लेकिन मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स का साइन दो वर्टिकल लाइन के रूप में लिखा जा सकता है, मैट्रिक्स का साइन किसी मतलब ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जा सकता है, तो दो बिग ब्रैकेट के अंदर या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या दो वर्टिकल लाइन के बीच के। इसके बाद पंजाब पॉइंट लिखे, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड डी, एंड डिटर्मिनेंट्स को डी एंड डेल्टा से डिनोट किया जा सकता है, लेकिन हम इसी में मैट्रिक्स को बात करेंगे तो किसी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जा सकता है, ए बी सी डी किसी से। तब इसे नोट करो। आज देखेंगे हम डायगोनल के बारे में। डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल, सेकेंड डायगोनल हम पढ़ाए हैं डिटर्मिनेंट में, उसी तरह इसमें भी डायगोनल होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसे नोट करो, आगे चलते हैं। इसे माने एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, इसमें कॉलम रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता है। तो लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, यानी नंबर ऑफ रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या आर इक्वल होता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर, यानी नंबर ऑफ रो की संख्या कॉलम की संख्या आर में भी इक्वल एंड, मतलब इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल में भी इक्वल एंड नॉट इक्वल, यानी रो और कॉलम संख्या बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं हो सकता है। तो यह क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। यही क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स के यानी अंतर हो गया डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में। नोट करो। अब हम बात करेंगे नेम ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ईच पोजीशन, यानी उस पोजीशन के स्थान क्या होता है। यानी डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स लिखा था यहाँ पर, उसका पोजीशन यानी इस स्थान का नाम क्या है। जैसे में कोई ना कोई स्थान होगा या कोई ना कोई वस्तु होगा, उसका कुछ नाम होगा। इसी प्रकार डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स के अंतर्गत कोई नंबर हो या कोई एक्सप्रेशन हो, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। वही हम बात करेंगे इसका नाम क्या होता है यहाँ के जगह पर। तो हम डिटर्मिनेंट में भी बताए थे नाम के बारे में, इसका हम बात करेंगे डायगोनल के बारे में। तो पहले नाम के बारे में चर्चा करेंगे, तब डायगोनल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, ए मान के एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स है, यहां पर लिख दिए ए। यहां पर ए, फिर लिख दिए ए, नहीं लिख दिए। अब इसका पोजीशन पता करने के लिए हम बताए हैं रो और कॉलम को पहले चूज करना पड़ेगा, कितना रो है कितना कॉलम है। तो बताए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट्स रहता है
उसे कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन में रखता है उसे क्या कहते हैं, कॉलम। तो इसे देखो, इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, तो आप कहिएगा 3 रो है 3 कॉलम है, क्योंकि बताया हम रो को अगर गिनना हो तो क्या गिनना, ऊपर से नीचे में गिनना कै वो एलिमेंट्स है। तो 1 2 3 यानी कै वो लाइन है, 1 2 3 गो लाइन है तो 3 गो रो होगा। अगर कॉलम गिना है तो लेफ्ट से राइट गिना है कै वो लाइन है, 1 2 3 यानी रो भी 3 गो है कॉलम भी 3 गो है। आप बात करेंगे पहला रो कौन है, दूसरा रो कौन है, तीसरा रो कौन है, पहला कॉलम कौन है, दूसरा कॉलम कौन है, तीसरा कॉलम कौन है। तो पहला कॉलम ये होगा, दूसरा कॉलम ये होगा, तीसरा कॉलम है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे रो कहते हैं। तो मान लीजिए यहां से शुरू किया हम, यह फर्स्ट रो होगा, इसके बाद जो आएगा वो सेकेंड होगा, इसके बाद जो आएगा वो थर्ड होगा, इसके बाद जो आएगा 4 होगा, इसके बाद जो आएगा वो 5 होगा। इसी प्रकार कॉलम में यह फर्स्ट यहां से शुरू किए तो यह C1 होगा, इसके बाद जो आएगा यह C2 होगा, और दूसरा कॉलम, इसका तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम जो होगा वह होगा। इसी प्रकार ए इस लाइन के अंतर्गत जो आएगा वह क्या कहलाएगा, पहला रो कहलाएगा यानी R1 कहलाएगा। इसके अंतर्गत जो आएगा जो R2 कहलाएगा, इसके अंतर्गत आएगा जो R3 कहलाएगा। यानी पहला रो R1 का मतलब हुआ R मींस रो, 1 मींस फर्स्ट, यानी पहला रो का एलिमेंट्स, दूसरा रो का एलिमेंट, तीसरा रो का एलिमेंट। कॉलम की बात करेंगे तो C1 होगा, इसे C2 कहेंगे, इसे C3 कहेंगे। आप बात करेंगे नाम के बारे में, तो मान के चलिए कोई सैनिक के झुंड रहेगा तो उससे सैनिक रहेगा, यानी सैनिक के झुंड में रहेगा तो कोई भी आदमी है तो उसे क्या सैनिक भी कहेंगे। मान के चलिए तो उसी प्रकार इस फर्स्ट में जो भी एलिमेंट्स होगा तो वह किसका कहेगा, मतलब किसका एलिमेंट्स का है, R1 का। यानी कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी इंटीज अगर R1 में है या R2 में है तो R1 के ही सदस्य कहलाएगा। क्योंकि हम बताए अगर सैनिक के झुंड में रहे तो सभी तो स्टूडेंट होता है या सभी तो आदमी होता है या पॉपुलर होता है, तो उसके क्या एक सैनिक के झुंड पड़ते, एक सैनिक के झुंड में आ जाता है। तो इसी प्रकार यह R1 है तो R1 में अंतर्गत जितने सारा एलिमेंट्स आएगा सभी क्या कहेगा, R1 का कहेगा क्या, सदस्य कहलाएगा। उसी प्रकार इसके अंतर्गत आएगा जो R2 का सदस्य होगा, इसके अंतर्गत आएगा जो R3 के सदस्य होगा, इसके अंतर्गत आएगा जो C1 का सदस्य होगा, इसके अंतर्गत आएगा C2 का सदस्य होगा, इसके अंतर्गत आएगा C3 का आएगा सदस्य। इसके बाद हम बात करेंगे R1 का सदस्य होगा तो सभी का नाम R1 होगा, यानी पहले रो में होगा। तो पहला रो में जो भी एलिमेंट्स होगा यह क्या होगा, पहला रो में, तो इसे 1 1 1 लिख दीजिए। इसके बाद यह दूसरा रो में है तो 2 2 2 लिख दीजिए। इसके बाद यह तीसरा रो में तो 3 3 3 लिख दीजिए। इसके बाद कॉलम के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह पहला कॉलम है तो इसे 1 1 लिख दीजिए, 1 1 1। इसके बाद दूसरा कॉलम है तो 2 2 लिख दीजिए, 2 2 2। इसके बाद तीसरा कॉलम है तो 3 3 लिख दीजिए, 3 3 3। यही इसका पोजीशन का है। और इस स्थान पर जो भी एलिमेंट्स आएगा उसका नाम क्या होगा, A11। यानी इस स्थान पर जो भी एलिमेंट्स आएगा उसका नाम क्या होगा, A11 नाम होगा। यहाँ पर आएगा उस A12 होगा, यहाँ पर आएगा इसका A13 होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएगा यहाँ पर A32 कहेंगे। और इसका मतलब हो गया जो पहला है वह रो को डिनोट करता है, जो दूसरा है वह कॉलम को डिनोट करता है। डिटरमिनेंट में भी हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं AIJ। तो लिख देते हैं I is denoted by row, I is denoted by number of row, and J is denoted by number of column। आणि
ए आई जे, तो आई होगा जो रो को डिनोट करेगा, जे होगा सो किसको डिनोट करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा। तो इसी प्रकार पहला होगा वह रो होगा, दूसरा होगा वह कॉलम होगा। यहाँ पे A11 है, इसका मतलब क्या है, पहला रो पहला कॉलम, यानी पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट्स है। A12 हो गया तो पहला रो में है, दूसरा कॉलम में है। A32 हो गया तो तीसरा रो में है, दूसरा कॉलम में है। यही डिनोट करता है, पहला होगा जो रो को डिनोट करेगा, दूसरा होगा वह कॉलम को डिनोट करेगा। आज हम बात करेंगे डायगोनल के बारे में। किसके बारे में, डायगोनल के बारे में। तो हम बताए हैं डायगोनल का निर्माण जब भी होगा जब डिटरमिनेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा, या मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा। तो एक बात ध्यान देना, अगर मैट्रिक्स में डायगोनल के बारे में चर्चा करेंगे तो मैट्रिक्स में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में हम डायगोनल बना सकते हैं, सिर्फ दूसरा में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? तो डिटरमिनेंट पढ़ाए बेसिक हम, तो पढ़ाए क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि पूर्ण रूप से रो और कॉलम भरा नहीं रहेगा, या मतलब रो और कॉलम यानी जिस डायगोनल खींचते हैं हम तो कुछ एलिमेंट्स आता है, कुछ एलिमेंट्स नहीं आता है, इसीलिए हम नहीं बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, इसीलिए हम डायगोनल खींच सकते हैं। लेकिन हम डिटरमिनेंट्स में बात करेंगे तो डिटरमिनेंट्स में ऑलवेज रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, जितना रो होता है वो उतना ही कॉलम होता है, इसीलिए डिटरमिनेंट्स में हम हमेशा मतलब डायगोनल बना सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में हम एक ही में बना सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसीलिए एक बात ध्यान देना, जहां बनाएंगे डिटरमिनेंट्स वहां रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, वहां रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, चाहे वह मैट्रिक्स में हो चाहे वह डिटरमिनेंट्स में हो। इसका बात करेंगे डायगोनल क्या क्या होता है। तो एक डायगोनल यह होता है, एक डायगोनल यह प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, PRINCIPLE डायगोनल, DIAGONAL। इसके बाद इसी का दूसरा नाम है लीडिंग डायगोनल, LEADING डायगोनल। इसका यही इसी का नाम है मेन डायगोनल, MAIN मेन डायगोनल। इसके बाद इसका क्या नाम है, सेकेंडरी डायगोनल, SECONDARY सेकेंडरी डायगोनल, DIAGONAL। यानी यह जो लेफ्ट हैंड डायगोनल होता है इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, या लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है, या मेन डायगोनल भी कहा जाता है। यानी यह जो लेफ्ट हैंड डायगोनल है इसके बहुत प्रधानता होते हैं। अगर आपको डायगोनल का नाम दे या न दे, डायगोनल के बारे में चर्चा होगा तो वह हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में ही चर्चा होगा। मान के चलिए आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें सिर्फ डायगोनल दिया है, यह नहीं लिखा है प्रिंसिपल डायगोनल है या सेकेंडरी डायगोनल है, तो हमेशा क्या लेकर चलना है, आपको प्रिंसिपल डायगोनल लेकर ही चलना है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल की बहुत ही प्रधानता होती है। इसीलिए प्रिंसिपल डायगोनल एक ही लेकर चलना है, अगर नाम दे भी या न दे। अगर नाम दे प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल तो और अच्छा है, अगर नहीं देगा तो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल ही लेकर चलना। आप देखेंगे यह प्रिंसिपल डायगोनल का है तो इसका कुछ न कुछ एलिमेंट्स होगा, तो वह एलिमेंट्स होगा जो इस लाइन पर कट कर रहा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स कौन होगा, एलिमेंट्स कौन होगा, एलिमेंट्स कौन है प्रिंसिपल डायगोनल का, A11 A22 A33, A11 A22 A33, यही प्रिंसिपल डायगोनल का क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। अब सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होगा, तो सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट्स होगा A13, इसके बाद A22, इसके बाद A31, यही इसका एलिमेंट्स होगा। आप एक और बात ध्यान देना,
आप बात हो रहा है प्रिंसिपल डायगोनल, सेकंड डायगोनल को अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल का बेसिक यूज है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में देखिएगा तो ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट देखिए और नीचे के एलिमेंट देखिए, एक चीज आपको दिख रहा होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में देख रहे हैं तो देख रहे हैं रो की संख्या कम है कॉलम की संख्या से, है ना, क्योंकि रो की संख्या हमेशा कम है कॉलम की संख्या से। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कोई एलिमेंट्स को क्या लिख सकते हैं, आई लेस देन जे, यानी आई है जो रो को डिनोट करता है, जे है जो कॉलम को डिनोट करता है, यानी आई है वह छोटा है जे से। देखिए इसमें भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर से A12 तो रो छोटा है कॉलम बड़ा है, रो छोटा है कॉलम बड़ा है, यहाँ पर भी देखिए रो छोटा है कॉलम बड़ा है, यहाँ पर भी देखिए रो छोटा है कॉलम बड़ा है। अब नीचे की बात करेंगे तो नीचे में देखिए आई बड़ा है और जे छोटा है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे में देखेंगे तो आई यानी रो की संख्या बड़ा है कॉलम की संख्या छोटा है, तो रो की संख्या 2 1 है, तो रो बड़ा है कॉलम छोटा है, यहाँ पर भी रो बड़ा है कॉलम छोटा है, यहाँ पर भी रो बड़ा है कॉलम छोटा है, इसलिए यह भी बात ध्यान देना। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसे आप नोट कर लें। यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, आपको बताया लेकिन लिखे नहीं दे क्योंकि डायगोनल किससे बनता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है या डिटरमिनेंट से बनता है, वही पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं। एंड डायगोनल मेक ए डायगोनल ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ लिख देते हैं मेक ए डायगोनल ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी क्या कर सकते हैं हम, मेक ए डायगोनल बन सकता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। और डिटरमिनेंट से बात करेंगे तो कोई भी डिटरमिनेंट से बन सकता है क्योंकि डिटरमिनेंट से रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है। अब इसे नोट करो, एक एग्जांपल लेके हम बात करेंगे इसका स्थान पर कौन सा एलिमेंट होगा तो उसका नाम क्या होगा, वही सबके हम बारे में बात करेंगे। और एक एग्जांपल लेके पता करते हैं उसका नाम क्या है, वह हम बात करेंगे। तो मान के चलिए कि एग्जांपल में हम एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 4 5 7 8 9 यही लिए। तो मान के चलिए आपको सब पूछेगा 9 का पोजीशन क्या है, 5 का पोजीशन क्या है, 8 का पोजीशन क्या है, या पूछेगा जैसे में A11 के जगह पर क्या है, A21 के जगह पर क्या है, A22 के जगह पर क्या है, A23 के जगह पर क्या है, यही आपको पूछेगा। तो आप किस प्रकार जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर A11 है तो आपको देखना है यह डिटरमिनेंट हो या मैट्रिक्स हो, यहाँ पर देखना है 1 1 है, यानी पहला रो का एलिमेंट्स पहला कॉलम का एलिमेंट्स, तो पहला रो ये है पहला कॉलम ये है, तो पहला रो पहला कॉलम में जो कटान बिंदु पर जो पॉइंट आ रहा है वही आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 होगा। इसके बाद बात करेंगे A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो ए हो गया और दूसरा कॉलम ए हो गया, तो कटान बिंदु कौन है 8 है तो 8 होगा। इसके बाद A21 दूसरा रो है पहला कॉलम का है तो पहला कॉलम 7 हो रहा है तो 7 होगा। A23 तो दूसरा रो है तीसरा कॉलम है तो 9 है तो 9 लिखेंगे। यानी यही से आपको पहचान लेना है किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट्स है। यानी रो और कॉलम को लाइन खींचेंगे, जो कटान बिंदु आएगा जिस पॉइंट पर कट करेगा वही एलिमेंट्स होगा। या कभी कभी आपको सब पूछ देगा 9 है इसका स्थान क्या है, 8 है इसका स्थान क्या है, 7 है इसका स्थान क्या है, 4 है इसका स्थान क्या है। तो देखेंगे 9 क्या है तो पहले ए लिख देंगे, इसके बाद रो को देखेंगे तब कॉलम को देखेंगे। अब रो देखेंगे 9 किस रो में आ रहा है, तो पहला रो में है क्या, नहीं है, यह दूसरा रो में तो 2 लिखेंगे,
इसके बाद कॉलम लिखा था, तो देखेंगे 9 किस कॉलम है, पहला कॉलम है नहीं है, दूसरा कॉलम है नहीं है, तीसरा कॉलम है, तो 3 लिख देंगे, यानी यही इसका पोजीशन हो गया। यानी 8 टू 3 की जगह क्या होगा 9 होगा। देखिए 8 टू 3 की जगह कितना 9 है। इसके बाद 8 की बात करेंगे तो 8 देखना है किस रो में है, तो पहला रो में है नहीं, दूसरा रो में, तो ए लिख देना, 2 लिख देना। इसके बाद किस कॉलम में, पहला कॉलम में नहीं, दूसरा कॉलम में, हाँ दूसरा कॉलम में है, हो गया। इसके बाद 7 की बात करेंगे तो 7 क्या पहला रो में है नहीं, दूसरा रो में, तो ए 2 लिखेंगे। इसके बाद पहला कॉलम में ए 1 लिखेंगे, हो गया। इसी प्रकार 4 को पूछ रहा है, तो 4 क्या पहला रो में, तो ए 1 लिखेंगे। इसके बाद किसको पहला रो में तो ए 1 लिखे। अब किसको पहला कॉलम में नहीं है, दूसरा कॉलम में, तो 2 लिख दीजिए, यानी इसका पोजीशन यही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये दे देगा, ये कहेगा आपको बोलने के लिए, निकालने के लिए, या ए एलिमेंट्स का नाम दे दिया, आपको पोजीशन कहेगा निकालने के लिए। और दूसरा का इसी में यानी 3/3 ऑर्डर का हो सकता है, 3/2 ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, डिटरमिनेंट ज्योमेट्री, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इफ a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have, what if it has 13 elements। कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स, यदि एक मैट्रिक्स है रखता है 24 एलिमेंट्स, यानी एक मैट्रिक्स कोई है उसमें कितना एलिमेंट्स है 24, यानी 24 कोई एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर कितना पॉसिबल हो सकता है, यानी 24 कोई एलिमेंट्स है, तो इसमें कितना बाय कितना ऑर्डर के बना सकते हैं इस डिटरमिनेंट्स के। यानी मान के चलिए इसमें 24 को एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे इस तरह रो और कॉलम के रूप में बटा हुआ है, 24 को एलिमेंट है, तो इस 24 को एलिमेंट्स के हम किस तरीका से लिख सकते हैं, यानी कितना हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसमें कहता है पॉसिबल ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा वह कहता है निकालने के लिए। तो किस प्रकार निकालेंगे वह देख रहे हैं। तो पहले आपको मान लेना है, माना कि ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर क्या लिखेंगे, m क्रॉस n लिखेंगे सॉल्यूशन में। लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n। मान लिया हम लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। अब m क्रॉस n यानी m कितना दिया है 24 दिया है, 24 दिया है, यानी रो और कॉलम की संख्या को गुना करके 24, यानी टोटल एलिमेंट्स कितना होगा 24। तो हम बताए अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा इसमें एलिमेंट्स रहेगा तो रो और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है तो रो और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप पूछ रहा है इसमें m और n यानी ऑर्डर कितना पॉसिबल हो सकता है वह कहता है निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, टोटल
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर यानी क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, देखो ये 24 है, 24 तो 24 को यानी आपको ऑर्डर के रूप में आपको लिखना है। तो हम बताए हैं मैट्रिक्स में यह नियम नहीं है रो और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकता है। तो इसको एक तरह से गुणनखंड कर दीजिए, यानी जिस भाग में टूटने वाला है उतना भाग में तोड़ दीजिए। इसको लिख सकते हैं एक भाग 1 गुने 24, एक भाग यह हो गया, एक भाग 24 गुने 1, क्योंकि बल्कि दोनों का मान तो सेम ही है, लेकिन रो और कॉलम की यहाँ बात कर रहा है, ऑर्डर के बारे में बात हो रहा है। इसमें रो 1 है, कॉलम 24 है, इसमें रो 24 है, कॉलम 1 है, उल्टा हो रहा है 1 गुने 24 या 24 गुने 1 होगा। इसके बाद 2 में देखिए तो 2 गुने 12 हो सकता है या 12 गुने 2 हो सकता है, लिख सकते हैं। इसका 2 से हो गया, आप 3 से देखिए तो 3 गुने 3 से कितना 8 होगा, 3 गुने 8 होगा या 8 गुने 3 होगा, ये हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, देखो 3 हो गया, 4 देखिए 4 गुने 6 हो जाएगा, 6 गुने 4 हो जाएगा। 7 देखिए नहीं होगा, 8 देखिए 8 के लिए लिए हैं, 9 देखिए नहीं होगा, 10 देखिए नहीं होगा, 12 ले लिए हैं, 24 भी ले, यानी यही हो सकता है 2 4 6 8, यानी 8 को मैट्रिक्स हम बना सकते हैं इस 24 एलिमेंट्स को लेकर, यानी 8 मतलब 8 को मैट्रिक्स हम बना सकते हैं छोटा छोटा इस तरह से। इस 24 एलिमेंट्स को यूज करके हम 8 को एलिमेंट्स मतलब 8 को डिटरमिनेंट्स हम बना सकते हैं। यही आपको कहता था निकालने के लिए। तो इस 24 को क्या करना है, सभी को 1 से लेकर जितना तक यह पॉसिबल हो सकता है उतना तक इसका एक्सप्रेशन निकालने गुणनखंड निकाल दीजिए, इसके डिवाइड करके निकाल दीजिए। 24 है तो 20 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, कितना ऑर्डर कितना बाई कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, तो 24 है। तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले लिखेंगे 24 गुने 1 या 1 गुने 24। इसके बाद 2 से करेंगे तो 2 गुने 12 या 12 गुने 2। इसके बाद 3 से करेंगे, डबल लिखते हैं थोड़ा 24 गुने 1 1 गुने 24। इसका 2 गुने 12 12 गुने 12। इसके बाद क्या है, तो आप 3 लेकर चलेंगे तो 3 इंटू 8 8 गुने 3। इसका 4 लेकर चलेंगे 4 गुने 6 6 गुने 4। 7 नहीं हुआ, 8 ले लिए, 9 नहीं हुआ, 10 होगा, 12 नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। तो क्या 2 4 6 8, यानी 8 को कितना बन सकता है, मैट्रिक्स बनता है। एक मैट्रिक्स बनता है 24/1 का, यानी 24 को रो होगा उसमें एक कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स बन सकता है 1 रो होगा 24 कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स बन सकता है 2 रो होगा 12 कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स बन सकता है 12 रो होगा 2 कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स बन सकता है 3 रो होगा 8 कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स बन सकता है 8 रो होगा 3 कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स बन सकता है 4 रो होगा 6 कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स बन सकता है 6 रो होगा 4 कॉलम होगा, यही बन सकता है। फिर कहता है इट कैन हैव व्हाट इज हैड 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट्स होगा तो इसका कितना पॉसिबल हो सकता है। तो आप ये ऊपर वाला नोट करके हम इसको हम मिटा देते हैं, तब यहाँ पर आते हैं 13 पे। आप देखिए दूसरा पार्ट में क्या कहा है, इसी का दूसरा पार्ट में सेकेंड पार्ट में क्या कहा है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगर 13 एलिमेंट्स है तो कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो हम मान लिए हैं ऑर्डर m/n के हैं, तो mn कितना दिया है 13 दिया है, गिवन दिया गया है। तो आप कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कितना बाई कितना ऑर्डर के कितना मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है 13 एलिमेंट्स में। तो लिख सकते हैं टोटल
total number of possible order of matrix, पॉसिबल मैट्रिक्स यानी कितना मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है, ऑर्डर मतलब कितना मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है 13 एलिमेंट्स। तो उसी प्रकार 13 को पहले गुणनखंड 1 से तोड़िए, 2 से तोड़िए, 3 से तोड़िए, जितना कितने वाला तोड़िए। तो 13 को लिखेंगे तो पहले 1 से तोड़ेंगे तो 1 गुने 13, 1 गुने 13 या 13 गुने 1। अब पीछे से टूटने वाला है, नहीं टूटने वाला है। इसमें सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। एक होगा जो पहला एक मैट्रिक्स होगा जिसमें 1 रो होगा यानी 1 रो होगा, 13 कॉलम होगा। दूसरा मैट्रिक्स होगा जिसमें 13 रो होगा, 1 कॉलम होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर एक थर्ड है, इसे नोट करो, हम उसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में देखिए, थर्ड में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, whose elements are given by Aij is equal to 2i minus j। तो इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाइएगा वो हम बात करते हैं। इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यानी निर्माण करना है। whose elements are, जिसका एलिमेंट्स गिवन बाय Aij is equal to 2i plus minus j, यानी उसका एलिमेंट्स है जो Aij is equal to कितना दिया है, 2i माइनस j दिया है। तो इसको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बात पहले आपको ध्यान में रखना होगा, जितना ऑर्डर आपको दिया रहेगा उतना बाय उतना ऑर्डर के पहले उसका एक मैट्रिक्स बना लीजिए। तो किस तरह बनाइएगा? जिस तरह हम पोजीशन बताए थे, पोजीशन निकालने के लिए उसी तरह एक मैट्रिक्स बना लीजिए। तो हम मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन में लेट ए मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर, मान लेट ए मैट्रिक्स 3/2 और 3/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स मान लीजिए। 3/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स मान लीजिए। 3 गो रो होगा, 2 गो कॉलम होगा, ये पता है। 3 गो रो होगा, 2 गो कॉलम होगा, तो 3 गो रो बना लीजिए। 3 गो रो बना लीजिए पहले, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 गो रो बना लीजिए। इसके बाद 3 गो रो बना लीजिए, 2 गो कॉलम बनाइए। देखिए तो 3 गो रो हो गया। 1 रो हट के लिखते हैं ए यानी 1 रो R1, दूसरा रो R2, तीसरा रो, इसका C1 C2 यानी 3 गो रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। अब इसका पोजीशन लिखना है, तो हम बताए थे किस प्रकार पोजीशन लिखना है। पहला रो है तो 1 1 लिखिए, इसके बाद 2 2 लिखिए, 3 3 लिखिए, 1 1 लिखिए, 2 2 लिखिए। यह एक निकल गया कितना 3/2 ऑर्डर पे। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्टली अगर 3/2 ऑर्डर के में मैट्रिक्स रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। मान चलिए यहाँ पर 3/2 नहीं रहता, 2/3 रहता।
इसे कहा था मैट्रिक्स लिखने के लिए, तब कहा था सोल्व करने के लिए। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मैट्रिक्स लिख देते, एक मैट्रिक्स लिख दीजिएगा और 3/2/3 का यानी 2 रो होगा तो 2 रो दे दीजिएगा, 2 रो 3 को कॉलम का रहा 1 2 3 कॉलम होना चाहिए। तो आप कौन कौन आगे, तो पहला रो में तो 1 1 दे दीजिए, 2 2 दे दीजिए, 1 1 2 2 3 3, इसी तरह लिख देना है। इसके बाद आप किस प्रकार हल करेंगे वो हम देखते हैं। तो अब क्या दिया है, गिवेन क्या दिया है, aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, यही क्या है। तो अब बताए हैं a11 होता है, a12 होता है, वो क्या होता है aij के रूप में होता है। तो इसी तरीके मतलब इस एलिमेंट्स को इसमें पुट करके हम मान निकालेंगे, a11 के मान निकालेंगे। तो क्या होगा इस एलिमेंट्स के, तो i की जगह पर कितना 1 है, j की जगह पर कितना 1 है, तो इसके यानी इसमें पुट करके आप इसका मान निकालेंगे। तो i की जगह पर कितना रखना है 1 रखना है, क्योंकि i की जगह 1 है, यह i है, यह j होता है, इसे पुट करना है। तो 2 गुने 1 माइनस 1, तो माइनस 1 तो कितना होगा 2 माइनस 1 यानी 1 होगा। इसके बाद a1 कितना निकालेंगे, देखो a12 निकालना है, तो i की जगह पर 1 j की जगह पर 2, तो 2 गुने 1 माइनस 2 यानी 0 होगा। इसके बाद a21 निकालना है, तो 2 गुने 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि i की जगह कितना है 2 है, j की जगह कितना है 1 है, तो 2 दूना 4 माइनस 3 होगा। इसके बाद a22 निकालिए, तो 2 गुने 2 माइनस 2, तो 2 होगा, 2 दूना 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। इसके बाद a31 निकालना है, 31 निकालिए, तो क्या हो रहा है 2 गुने 3 i की जगह 3, इसका माइनस j की जगह कितना है 1, तो 3 दूना 6 में से 5 हो गया। इसके बाद कितना निकालेंगे a32 निकालना है, तो i की जगह कितना है 3 है, तो 2 गुने 3 माइनस j की जगह कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। इसका हल करिए, 3 दूना 6 में 2 गया तो 4, यानी यही सभी का मान निकालेंगे। अब इसी सभी मान को इसे पुट कर दीजिए, एक मैट्रिक्स का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, देन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स यानी इससे जो मैट्रिक्स बना है वह क्या हो सकता है, देखो। तो ये जिस मान इसका मान निकाले है उसी जगह पुट कर दीजिए। a11 का मान कितना निकाला है 1, तो 1 लिख दीजिए। a12 का मान कितना निकाला है 0, तो 0 रख दीजिए। a21 का मान कितना निकला है 3, तो 3 लिख दीजिए। इसके बाद a22 का मान कितना निकला है 2 निकला है, तो 2 लिख दीजिए। इसका a31 का मान कितना निकला है 5 निकला है, तो 5 लिख दीजिए। इसके बाद a32 का मान कितना निकला है 4 निकला है। यही एक डिटर्मिनेंट हो गया। यही डिटर्मिनेंट हमको क्या कहा जाता है निकालने के लिए। इसी प्रकार कैसा भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर कितना भी कोई भी ऑर्डर हो, तो इससे पहले एक मैट्रिक्स मान लेना। उसके बाद जो आपको दिया रहेगा गिवन सूत्र, जो सूत्र दिया रहेगा उसी सूत्र पर ये सभी को माइंड बैठा कर निकाल लीजिएगा और पहला में पुट कर दीजिएगा, इस तरह से निकल जाएगा। चलो इसे नोट करो आप। अगर जितना थ्योरी पढ़ाया है वह थ्योरी से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का 1 से 6 क्वेश्चन तक आपको बन जाएगा, तो बना लीजिएगा। इसके बाद सभी थ्योरी हम पढ़ाकर केसीसी ना हो या एनसीईआरटी हो, सभी क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा कि क्लास 12 के बिहार बोर्ड या सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो, आपको इस चैनल पर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपको सिलेबस स्टार्ट हो गया है। डिटर्मिनेंट्स खत्म कर दिए हैं, इसके बाद मैट्रिक्स अभी चल रहा है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सही करते करते सभी टॉपिक बाय टॉपिक को, सभी चैप्टर को देखेंगे। तो आज के लेक्चर के इतना ही रहता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।